my dear students. Very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. Today we will discuss chapter number 4 in geography and the name of the chapter is agriculture. Students, this name is not new for you. Agriculture, you all know it very well. तो आप सभी एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं. एग्रीकल्चर को हिंदी में कहा जाता है कृषि. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से एग्रीकल्चर के अंतर्गत खेती की जाती है, कौन सी एक्टिविटी है ये. तो स्टूडेंट्स वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर द थॉट ऑफ द डे इज, if you are not willing to learn, no one can help you. But if you are determined to learn, no one can stop you. If you are not willing to learn, no one can help you. But if you are determined to learn, then no one can stop you. अगर आपकी पढ़ने की ही इच्छा नहीं है तो कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है, कोई इसमें हेल्प नहीं कर सकता है. लेकिन अगर आपने मन में सोच लिया कि हमें तो पढ़ना है, हमें सक्सेस होना है, हमें अपने लाइफ में जो भी हमारा ड्रीम है उसे अचीव करना है, तो अगर आपने वो चीज सोच ली है, डिटरमाइन है अगर आप, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है. तो स्टूडेंट, इसीलिए जो भी काम आप करते हैं मन से करो, क्योंकि अगर आपने सोच लिया है कि वो काम हमें करना ही है, वो काम आपने करने का मन बना लिया है, तो बेटा फिर कोई भी आपको कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं रोक सकती है. जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी लॉकडाउन में आप लोग घर पर हैं, तो घर पर क्या है, आप लोगों को जो भी वीडियोस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, वर्कशीट भेज रहे हैं, तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से अपनी नॉलेज का यूज कर रहे हैं. तो बेटा अगर आप लोगों ने सोच लिया कि हमें जो भी टीचर्स जो भी नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो भी वीडियोस भेज रहे हैं, तो हमें पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, तो बेटा आपको फिर कुछ नहीं रोक सकता, कोई लॉकडाउन नहीं रोक सकता है, आपको कोई परेशानी नहीं रोक सकती. इसलिए बेटा लाइफ में हमेशा जो भी काम करो मन से करो. मेरी यही होप है स्टूडेंट्स कि आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहे, सक्सेस होते रहे, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते रहे. सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक स्टूडेंट्स. एज द नेम इज सजेस्टिंग, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट एग्रीकल्चर. कृषि के बारे में पढ़ेंगे. बट एग्रीकल्चर के बारे में जानने से पहले इस वर्ड को जान लेते हैं एक बार, कि इस वर्ड की जो उत्पत्ति है, एग्रीकल्चर, ये वर्ड लिया कहाँ से गया है. तो इस वर्ड का एक बार ओरिजिन देख लेते हैं. देखो, द वर्ड एग्रीकल्चर इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड. एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है. और लैटिन वर्ड कौन सा लैटिन वर्ड है? एग्रीकल्चरा. एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एग्रीकल्चरा वर्ड से बना है. और जो एग्रीकल्चरा है उसमें दो वर्ड है. कौन कौन से? एगर और कल्चरा. तो एगर का मीन्स क्या होता है? फील्ड. और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन. देखिए स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहे हैं ये इस पैराग्राफ में, ये बताना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो वर्ड है इंग्लिश में, वो एक्चुअल में लैटिन वर्ड से लिया गया है. लैटिन वर्ड कौन सा वर्ड है? एग्रीकल्चरा. और अगर हम एग्रीकल्चरा वर्ड की बात करें तो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है. कौन कौन सा वर्ड है? एगर और कल्चरा. तो एगर का मतलब क्या होता है? फील्ड, खेत, जमीन. और कल्चरा का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन, खेती. यानी जमीन पर जो खेती की जाती है उसे कहा जाता है एग्रीकल्चरा. और उसी वर्ड से मिलकर बनाया है इंग्लिश का वर्ड एग्रीकल्चर. तो स्टूडेंट इस वर्ड का ओरिजिन हमने देख लिया है. अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है, इसमें एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या क्या आता है. हम लोग ये सोचते हैं कि भाई खेती कर ली और बस खेती का मतलब ही कृषि करना है. लेकिन देखिए क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं एग्रीकल्चर में, दैट वी विल डिस्कस. ग्रोइंग क्रॉप्स. सबसे पहला तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत फसल उगाई जाती है. अगर कोई भी व्यक्ति फसल उगा रहा है तो इसका मतलब है कि वो एग्रीकल्चर कर रहा है, वो इस एक्टिविटी को कर रहा है. ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स. कोई व्यक्ति अगर फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो भी कौन सी एक्टिविटी कर रहा है? वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है. देखिए बच्चों, नेक्स्ट है रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक. जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उन्हें पालना भी एक तरह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंतर्गत ही आता है.
कोई भी पर्सन अगर डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे गाय, भेड़, बकरी, भैंस, तो इन सभी जानवरों को अगर पालता है तो वो भी एक तरह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही कर रहा है, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, ये रियरिंग एनिमल्स है, ये भी एक प्राइमरी एक्टिविटी में ही आती है, एक तरह से प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि इनसे क्या मिलता है, दूध मिलता है, ठीक है। और हमें क्या मिलता है दूध के अलावा, जानवरों से और क्या क्या मिलता है, एग मिलता है। तो बेटा ये दूध, एग, मीट, ये सारी जो ये हमको डायरेक्टली किससे मिल रहा है, ये एनिमल से मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स इसीलिए रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक जो है वो भी कौन सी एक्टिविटी मानी जाती है, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मानी जाती है। ये बच्चों किसी भी देश की जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है वो 3 लेवल्स पर डिवाइडेड होती है। ये तीनों लेवल्स कौन कौन से हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हमें नेचुरल रिसोर्सेज सीधा सीधा डायरेक्टली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको। जैसे कि बात करें हम एग्रीकल्चर की और फिशिंग की, तो एग्रीकल्चर और फिशिंग में हम नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड है सेकेंडरी एक्टिविटी। देखिए मान लीजिए हमने फसल उगाई, तो जो भी फसल हमने उगाई है, जो भी फ्रूट्स ग्रो किए हैं हमने, तो बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ, मान लीजिए हमने कॉटन की खेती की है, ठीक है। तो कॉटन से, अब कॉटन का यूज हम किस चीज में कर रहे हैं, अब कॉटन का यूज किस में होता है, कपड़े बनाने में होता है, वीविंग ऑफ क्लॉथ में इसका यूज होता है। और जैसे हमने मान लीजिए वीट का हमने एग्रीकल्चर में वीट की खेती की, ठीक है। तो वीट के बाद हम उसका कहाँ यूज कर रहे हैं, क्या बनाने में यूज कर रहे हैं, ब्रेड में। तो बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ, यानी जब प्राइमरी एक्टिविटी से जो भी चीजें मिलती हैं उसका यूज करके हम कुछ और बनाते हैं, तो उसे कौन सी एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाता है, वो होती है सेकेंडरी एक्टिविटी। और देखिए टर्शियरी एक्टिविटी जो होती है वो एक्टिविटीज जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी पर्सन ने फसल बहुत अच्छे से फसल वगैरह उगा ली, अब वो चाहता है कि इन फसलों को वो जाके जो मार्केट है वहां पर बेच दे। तो जो फसलें हैं उसे मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट तो चाहिए होगा, तो जो ट्रांसपोर्ट है उसने एक तरह से सपोर्ट किया है प्राइमरी एक्टिविटी को, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई है, वो हो गई है टर्शियरी एक्टिविटी। और बैंकिंग की बात करें, मान लीजिए किसी को खेती करनी है, ठीक है, तो खेती करने के लिए उसे लोन कहाँ से मिलता है, उसे बैंक से लोन मिलता है। तो क्या है, ये भी एक तरह से टर्शियरी एक्टिविटी है। ट्रेड, प्राइमरी एक्टिविटी से जो भी हम प्राप्त करते हैं, जो भी हमें मिलता है, उससे हम कुछ और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कॉटन की खेती करी थी, कॉटन से हमने कपड़ा बनाया, हमने जो क्लॉथ है उसको वीव किया, ठीक है, वीविंग ऑफ क्लॉथ, हमने ये एक्टिविटी की। और फिर उसके बाद हम उसे बेचते हैं, तो वो एक तरह से ट्रेड ही हुआ। तो ये जो ट्रेड है वो भी इसने कौन सी एक्टिविटी को सपोर्ट किया, इसने सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट किया है, इसलिए ट्रेड कौन सी एक्टिविटी में आएगा, ये आएगा टर्शियरी एक्टिविटी में। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने देखा कि किसी भी जो कंट्री है उनकी जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो 3 लेवल्स पर होती है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में नेचुरल रिसोर्सेज को हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी होती है, जब हम प्राइमरी एक्टिविटी से जो भी हमें मिला है उससे हम कुछ और बनाते हैं, तो वो होता है सेकेंडरी एक्टिविटी। और टर्शियरी एक्टिविटी कौन सी होती है, वो एक्टिविटी जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी दोनों को ही सपोर्ट करती है, वो आती है टर्शियरी एक्टिविटी में। सो स्टूडेंट्स, नाउ द रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस थ्रू स्लाइड्स। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट सम स्लाइड्स। आप लोग के सामने मैं कुछ स्लाइड्स प्रेजेंट करूंगी। So students, please watch the slides carefully. Please notice all the points. And if you have any doubt, you can ask me. You can call me after this video. So all the students, here I am going to present the slides. So students, देखिए एग्रीकल्चर के ओरिजिन को जानने के बाद आइए जान लेते हैं एग्रीकल्चर के बारे में कुछ और पॉइंट्स। एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। देखिए एग्रीकल्चर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। स्टूडेंट्स, मोस्टली लोग किस पर डिपेंडेंट है, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। अबाउट 75% ऑफ इंडियन टोटल पॉपुलेशन इज़ स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। देखिए अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का 50% जो पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का 75% टोटल पॉपुलेशन का 75% किस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर।
Agriculture is the cultivation of plants and other life forms for food, fiber, biofuel, medicinal and other products used to sustain and enhance human life. देखिए एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर कैसी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है. प्राइमरी एक्टिविटी क्या करती है, सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर हम कॉटन ही नहीं उगाएंगे, कॉटन की खेती ही नहीं करेंगे तो कपड़े कहाँ से तैयार होंगे. अगर हम तुलसी जैसे मेडिसिनल प्लांट की खेती नहीं करेंगे, तुलसी जैसे मेडिसिनल प्लांट को नहीं उगाएंगे, नहीं ग्रो करेंगे, तो हमें मेडिसिन कहाँ से मिलेगा. तो स्टूडेंट्स, हम खेती करते हैं तभी तो उनसे दूसरी चीज़ें तैयार होती हैं. तो इसीलिए एग्रीकल्चर जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है. एग्रीकल्चर वॉज द की डेवलपमेंट इन द राइज ऑफ सेडेंट्री ह्यूमन सिविलाइजेशन, whereby farming of domesticated species created food surpluses that nurtured the development of civilization. देखिए एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर में जैसा कि अभी आप लोग ने पढ़ा कि मोस्टली लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं. और ये डिपेंडेंसी केवल अभी से नहीं है, बल्कि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग लेवल था तब से ही लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया था. स्टूडेंट्स, इससे पहले के चैप्टर में हमने ट्राइबल लोगों के बारे में पढ़ा था, जनजातियों के बारे में पढ़ा था. तो हमने क्या पढ़ा था कि कॉलोनियल रूल के पहले ही से ही जो ट्राइबल लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया था. तो वो खेती करते थे और अपना जीवन चला रहे थे. तो एग्रीकल्चर लोगों ने आज से नहीं बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग से ही लोगों ने तब से ही स्टार्ट कर लिया था, जब से मानवीय सभ्यता की शुरुआत हुई थी. अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कल्टीवेशन, अलग अलग कल्टीवेशन के काइंड्स पढ़ते हैं. तो देखिए कल्टीवेशन के ब्रॉडली 5 काइंड्स हैं. कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और पिस्कीकल्चर. स्टूडेंट्स, आप लोग के सामने ये पिक्चर है. इस पिक्चर के थ्रू आप लोग इन 5 काइंड्स कल्टीवेशन को समझने की कोशिश करना. एग्रीकल्चर में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, पशु पक्षियों को पाला जाता है. सेरिकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू एक्सट्रैक्ट सिल्क. सेरिकल्चर में क्या होता है, सिल्क वॉर्म्स को रियर किया जाता है, सिल्क वॉर्म्स पाला जाता है और उनसे सिल्क एक्सट्रैक्ट किया जाता है. विटीकल्चर में क्या होता है, ग्रेप्स को कल्टीवेट किया जाता है, ग्रेप्स की खेती की जाती है. हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज़. हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को कॉमर्शियल यूज़ के लिए ग्रो किया जाता है. और पिस्कीकल्चर में क्या होता है, ब्रीडिंग एंड रियरिंग फॉर फिश. इसमें फ़िश को ब्रीड एंड रियर किया जाता है, फ़िश को पाला जाता है और उनको ब्रीडिंग किया जाता है. देखिए स्टूडेंट्स, मैं अगेन बता रही हूँ, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्टीवेशन में कल्टीवेशन के 5 काइंड्स हैं, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और पिस्कीकल्चर. तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक. सेरिकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स टू एक्सट्रैक्ट सिल्क. विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स. हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज़. पिस्कीकल्चर, ब्रीडिंग एंड रियरिंग फॉर फिश. आइए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन. देखिए फार्मिंग अलग अलग तरीक़ों से की जाती है, पूरी दुनिया में अलग अलग मेथड से की जाती है. बट मोस्टली जो फार्मिंग है वो किस किस पर डिपेंड होती है, कौन कौन से पॉइंट्स पर डिपेंड होती है. द जोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द एरिया. सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मिंग के लिए ज़रूरी है वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन. उस एरिया का जोग्राफिकल कंडीशन कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, तो इस पर डिपेंडेंट होती है. सेकेंड है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. वहाँ पर प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, जितनी ज़्यादा जिस प्रोडक्ट की डिमांड होती है उसको उतना ही ज़्यादा उसकी खेती की जाती है. जैसे कि असम और मेघालय में टी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वहाँ पर टी की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है. थर्ड है लेबर अवेलेबल. वहाँ पर किस मात्रा में, कितनी मात्रा में लेबर अवेलेबल है, वो भी पॉइंट ध्यान में रखा जाता है. और फिर फोर्थ है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. वहाँ पर टेक्नोलॉजी का लेवल देखा जाता है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी का हाई लेवल है या लो लेवल है. तो स्टूडेंट्स, फार्मिंग किस किस पर डिपेंड है, द जोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द एरिया, डिमांड फॉर द प्रॉफिट, लेबर अवेलेबल एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है.
बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स फार्मिंग कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इंटू 2 कैटेगरीज। देखिए फार्मिंग को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सी फार्मिंग? सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। तो आइए इन्हें जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये डायग्राम आपके सामने है। इस डायग्राम के थ्रू हम फार्मिंग को जानने की कोशिश करेंगे। फार्मिंग 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी अगेन 2 लेवल्स में डिवाइडेड है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस भी अगेन 2 लेवल्स में डिवाइडेड है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस के भी 2 पार्ट्स हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टूडेंट्स, फार्मिंग के 2 टाइप्स हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग अगेन 2 लेवल्स में डिवाइडेड है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस के भी 2 पार्ट्स हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। अब जान लेते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या है? कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जिसमें क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग। देखो कॉमर्शियल फार्मिंग में वही खेती की जाती है जिसका मेन पर्पस क्या होता है? व्यापार। इसमें उन्हीं क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है जिन्हें बेचना होता है। तो इसके अंतर्गत किस तरह की खेती की जाती है? मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। केवल एक ही तरह की क्रॉप को ग्रो नहीं करके बल्कि अलग अलग तरह की खेती की जाती है। तो आइए स्टूडेंट्स अब जान लेते हैं सबसे पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग को डीपली। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में वही खेती की जाती है जो इससे कि फार्मर की फैमिली की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का उद्देश्य व्यापार करना नहीं होता है, बल्कि इसमें किसान वही क्रॉप्स ग्रो करता है जिनकी उसके फैमिली को नीड होती है। लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस अ स्मॉल आउटपुट। इसमें टेक्नोलॉजी का जो लेवल होता है वो लो होता है। हाउस होल्ड लेबर यानी इसमें घर के सदस्य मिलकर ही मेहनत करते हैं, लेबर वही लोग लेबर होते हैं, वही मजदूरी करते हैं। एंड यूज टू प्रोड्यूस अ स्मॉल आउटपुट, और इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत स्मॉल लेवल पे होता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज। देखो सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी 2 टाइप्स में डिवाइड की जा सकती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में क्या होता है? द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। इसमें क्या होता है? फार्मर्स स्मॉल प्लॉट पर खेती करता है जिसमें वो सिंपल टूल्स का यूज़ करता है और मोर लेबर का यूज़ करता है। मोर देन 1 क्रॉप इज़ ग्रोन एनुअली। इसमें एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप उगाई जाती है। ऑन द सेम प्लॉट, एक ही प्लॉट में एक से ज़्यादा क्रॉप उगाई जाती है। एज द क्लाइमेट इज़ फेवरेबल, यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो भी क्रॉप के अकॉर्डिंग होता है, क्रॉप के लिए फेवरेबल होता है। एंड द सॉइल इज़ फर्टाइल, और जो मिट्टी होती है वो भी बहुत उपजाऊ होती है। राइस इज़ द मेन क्रॉप, यहाँ पर राइस सबसे मेन फसल है, वो है राइस। अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स। और दूसरी फसल कौन कौन सी है? वीट, मेज, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स। Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of South, Southeast and East Asia. देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर थिकली पॉपुलेटेड एरिया में की जाती है, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं? साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया। अब जान लेते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में टू कल्टीवेशन होती है, 2 टाइप्स की कल्टीवेशन होती है। कौन कौन सी? शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। इसमें 2 तरह से खेती की जाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है और नोमैडिक हर्डिंग किया जाता है। आइए जान लेते हैं सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कौन कौन से एरियाज में की जाती है? ये ट्रॉपिकल अफ्रीका, अमेजन बेसिन, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल, यानी इनमें हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है। एंड दिस हेल्प्स इन द क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, और यहाँ पर वेजिटेशन को रीजनरेट किया जाता है। हाउ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ डन। अब जान लेते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस तरह से किया जाता है। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। सबसे पहले तो देखिए पेड़ों को काटा जाता है और फिर उन्हें जलाया जाता है। द एशेज आर देन मिक्सड विद द सॉइल, और उसके बाद उन राख को मिट्टी में मिलाया जाता है।
एंड क्रॉप्स लाइक मेज, यम, पोटैटोज एंड कसावा आर ग्रोन, और उसके बाद अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। आफ्टर द सॉइल लॉसेज इट्स फर्टिलिटी, देखिए उस मिट्टी में कुछ समय तक खेती की जाती है और जब मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, द लैंड इज अबेंडन, तो उस जमीन को छोड़ दिया जाता है। एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट, और उसके बाद कल्टिवेटर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टिवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। Shifting cultivation usually starts with cutting trees and a fire which clears a spot for crop production. Shifting cultivation पेड़ों को काटने और जलाने से लेकर स्टार्ट होती है और कहाँ पर खत्म होती है, क्रॉप प्रोडक्शन पर जाकर खत्म होती है। इन दिस केस शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज अ साइकिल, तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन एक ऐसा साइकिल है वेयर फार्मर्स कम बैक टू द ओरिजिनल प्लेस आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, जहाँ पर किसान कुछ सालों बाद अपने ओरिजिनल प्लेस में वापस आ जाता है। अब हम जान लेते हैं नोमैडिक हर्डिंग के बारे में। नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। नोमैडिक हर्डिंग कहाँ पर कौन कौन से क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा की जाती है? सेमी एरिड और एरिड रीजन्स जैसे कि सहारा, सेंट्रल एशिया, इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसे राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर। इन नोमैडिक फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर। नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, हर्ड्समैन चारा और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अलोंग अ डेफिनेट रूट। द नोमैड्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू द रेस्ट्रेंट्स ऑफ द क्लाइमेट एंड लैंड, जब तक कि इन नोमैड्स को प्रॉपर फेवरेबल क्लाइमेट और ज़मीन नहीं मिल जाती तब तक कि एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते हैं। शीप, कैमल, याक एंड गॉड्स आर द मोस्ट कॉमनली रियर्ड बाय द नोमैड्स। नोमैड्स द्वारा सबसे ज़्यादा कौन कौन से एनिमल्स पाले जाते हैं? शीप, कैमल, याक एंड goats. These animals provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their families. और ये जो एनिमल्स हैं वो हर्डर्स को और उनकी फैमिली को क्या प्रोवाइड करती हैं? मिल्क, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज, यानी कि किसान और उसके परिवार को मिल्क, मीट, वूल, हाइड ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाती है। सो ऑल दी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर ही एंड होता है। If you have any doubt, you can ask me, you can call me anytime. So till then all students, keep learning, stay home, stay safe, take care all, and thank you for watching this video. The next topic we will discuss in further video. So students, please watch the video carefully and notice all the points.